जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कह दिया जाए भूगोल के, जहां से कल जो हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं लेके आया हूं, जो यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों कह दिया जाए चक्रवात, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, विषुव हो गया, देशांतर रेखा हो गई, अक्षांश रेखा हो गई, इन तमाम टॉपिकों पर साथियों आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम आप भी उसे कह दिया जाए हमारे लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो इन सब प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे जो यूपी टेट के बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जो पूछे ही जाते हैं जीएस के अकॉर्डिंग साथियों। तो आइए आज हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे सबसे पहले चक्रवात, फिर कहा जाए हमारा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर और कह दिया जाए विषुव। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और अगर समय बचा, वीडियो लंबा ना हुआ तो प्रमुख चट्टानों पर भी हम लोग आज ही बात करेंगे। और ये वीडियो हमारे कहा जाए उन तमाम यूपी टेट के भाइयों के लिए रामबाण साबित होगा। यहाँ से आपको ना क्वेश्चन हर हाल में यूपी टेट के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा साथियों। तो आज का वीडियो हमारा कह दिया जाए मैं पूरी तरह से यूपी टेट वाले भाइयों को डेडिकेट करके बनाया हूँ साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों चक्रवात टॉपिक, फिर उसके बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह दिया जाए साथियों चक्रवात। चक्रवात की हम बात करते हैं साथियों। चक्रवात से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बल के कारण चक्रवात आता है। तो कहा जाए कोरियालिस बल, कोरियालिस बल के कारण क्या होता है, चक्रवात आता है। वो कौन सा बल है जो चक्रवात में साथियों काम करता है, कोरियालिस बल काम करता है। और कहा जाए चक्रवात के केंद्र में हमेशा क्या होता है, तो कहा जाए निम्न दाब। केंद्र में हमेशा क्या होता है साथियों, निम्न दाब हमारा चक्रवात के केंद्र में होता है साथियों। दिशा कह दिया जाए उत्तरी गोलार्ध में, दिशा कहा जाए साथियों उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की हमारे क्या होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में कह दिया जाए साथियों घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत कहा जाए। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज, कहने का मतलब इस तरह से चलेगा। कहाँ, उत्तरी ध्रुव में साथियों। ये प्रतिक्रिया किसकी होगी, उत्तरी ध्रुव की होगी, केंद्र से बाहर की तरफ। और हम बात कर ले साथियों दक्षिणी गोलार्ध में, तो घड़ी के दिशा में, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया भाई ये चलेगा इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट करेगा ये प्रक्रिया इसकी हो जाएगी। जैसे घड़ी हमारी इस तरह से चलती है तो ये क्लॉकवाइज सिस्टम बनाएगा, कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध, और एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बनाएगा उत्तरी गोलार्ध अर्थात बाहर की तरफ साथियों। कुछ वर्तमान में आए महत्वपूर्ण चक्रवातों का हम लोग नाम ले लेते हैं। ये तो इसका भूगोल हो गया साथियों कि कोरियालिस बल के कारण आता है, केंद्र में निम्न दाब होता है, उत्तरी गोलार्ध में कहा जाए तो घड़ी के विपरीत काम करता है, दक्षिणी गोलार्ध में कह दिया जाए साथियों घड़ी के दिशा में काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख तूफान और उनका नामकरण
करने वाले देश साथियों, जैसे कहा जाए शाहीन करके एक चक्रवात आया था, इसका नामकरण किसने किया था साथियों? तो कतर ने। और कतर की राजधानी कह दिया जाए साथियों दोहा है। और 2022 का फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होगा यहीं पर खेला जाएगा। अगला कहा जाए निसर्ग साथियों, निसर्ग की बात कर लिया जाए, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। किसने साथियों? बांग्लादेश ने। और कहा जाए बंगबंधु किसकी उपाधि है? शेख मुजीबुर रहमान की, और इन्हें ही गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं गुलाब। अगला तूफान कह दिया जाए कौन सा चक्रवात? गुलाब। इसका कह दिया जाए नामकरण साथियों पाकिस्तान ने किया है। और सीमांत गांधी हम किसे कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। और यही पहला बंदा है जिसे भारत रत्न, पहला विदेशी है जिसे भारत रत्न प्रदान किया गया साथियों। इसके बाद कह दिया जाए यास। यास का नामकरण कहा जाए जो है ओमान ने रखा है ना, ओमान ने यास का नामकरण किया है साथियों। इसके बाद हम बात कर लें जो है अम्फान, तूफान कहा जाए अम्फान साथियों, इसका नामकरण रखा है थाईलैंड ने। इसका नाम किसने रखा है साथियों? थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। तो ये हमारे 5 तूफान चक्रवात जो करंट से रिलेट करेगा, इसका नामकरण किसने किया है? और ये चक्रवात का हमारा भूगोल हो जाएगा और ये चक्रवात का हमारा करंट हो जाएगा साथियों। और हम बात कर लें कि जैसे ये भारत का मैप हो जाएगा तो हमारा पूर्वी तट क्या कहलाता है और हमारा पश्चिमी तट क्या कहलाता है साथियों। थोड़ी सी चर्चा हम उस पर भी कर लेते हैं, क्योंकि चक्रवात अगर आता है, समुद्र में लहरें उठती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समुद्र तटीय राज्यों को ही प्रभावित करती हैं साथियों। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं। सपोज डैट ये मान लीजिए भारत का मैप है और ये हमारा समुद्र है। इधर हम कह सकते हैं अरब सागर है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है और यहाँ कह दिया जाए हिंद महासागर है साथियों। तो ध्यान देना, यहीं से कह दिया जाए पाकिस्तान की सीमा स्टार्ट हो जाएगी। तो पाकिस्तान का जो हमारा समुद्र तट होगा, अब हम यहाँ से आ रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर कौन है? पाकिस्तान का मैप है। तो पाकिस्तान का जो हमारा समुद्र तट होगा उसे हम क्या कहेंगे? मकरान। मकरान कहेंगे जो पाकिस्तान का समुद्र तट होगा साथियों। पाकिस्तान से हम नीचे आएंगे तो कहा जाए जो भारत का समुद्र तट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कोंकण कहलाएगा। और कोंकण के जब नीचे आएंगे ये वाला एरिया हमारा मालाबार कहलाएगा। कौन सा साथियों? मालाबार। यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं साथियों मालाबार हमारा केरल का समुद्र तट कहलाता है। और इधर कह दिया जाए गोवा का जो हमारा तट होगा वो क्या कहलाएगा? कोंकण कहलाता है साथियों। अब हम ये 3 तट कह दिया जाए पूर्वी है साथियों, और मकरान पाकिस्तान का है, गोवा का तट हमारा जो है कोंकण है, और केरल का तट हमारा मालाबार है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु के एरिए में साथियों। तो तमिलनाडु के एरिए का जो हमारा तट कहलाता है कोरोमंडल कहलाता है साथियों। और उसके ऊपर कह दिया जाए जो एरिया हमारा आएगा वो हमारा उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट हमारा कह दिया जाए पूर्वी तट कहलाता है, और कोंकण और मालाबार तट हमारा तो पश्चिमी तट कहलाता है साथियों। और इसी मालाबार में 1921 में एक विद्रोह हुआ था जिसे हम मोफला विद्रोह के नाम से जानते हैं साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य ग्रहण की।
अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा भूगोल के अकॉर्डिंग साथियों, सूर्य ग्रहण। अब हम सूर्य ग्रहण पर बात करेंगे और वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो सूर्य ग्रहण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो सूर्य ग्रहण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात निकल के आती है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा वो कहा जाए अमावस्या को ही लगेगा और एक साल में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण हो सकता है। अब बात करेंगे कि किसके बीच में कौन आएगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगी। कौन आएगा, चंद्रमा आएगा। किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा साथियों, चंद्रमा आएगा। तो एक क्वेश्चन और बनेगा, किसकी छाया किस पर पड़ेगी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा है, ये हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया पृथ्वी साथियों। पृथ्वी ग्रह है। ग्रह की परिभाषा, जिसका अपना प्रकाश ना हो, जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो, उसका चक्कर लगाए, उसे ग्रह कहेंगे। और सूर्य एक तारा है। तारा का मतलब इसका अपना प्रकाश हो, खुद के प्रकाश से क्या हो, प्रकाशमान हो, तारा कहलाएगा। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा आएगा, तो चंद्रमा जाएगा। और एकमात्र कृत्रिम उपग्रह कह दिया जाए स्पुतनिक जाएगा साथियों। तो ना इसका अपना प्रकाश है, ना इसका अपना प्रकाश है, प्रकाश है इसके पास, तो वैसे आएगा और इधर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की छाया किस पर पड़ेगी साथियों, पृथ्वी पर पड़ेगी। चंद्रमा की छाया किस पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी। सूर्य पर किसी की छाया नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य धधकता हुआ का गोला है। कभी बल्ब पर हम परछाई बनते हुए नहीं देख सकते हैं। परछाई हमारी बनेगी और हमसे दूर बनेगी, ना कि हमारी परछाई कभी ना बल्ब के ऊपर बनेगी साथियों। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। एक साल में अधिकतम कितना हो सकता है साथियों, 7 हो सकता है। और कह दिया जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आता है। किसकी छाया किस पर पड़ती है, तो चंद्रमा की छाया किस पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी साथियों। आइए इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण पर साथियों। चंद्र ग्रहण की हम बात करेंगे तो चंद्र ग्रहण से भी यही फैक्ट बनता है कि चंद्र ग्रहण ये साथियों पूर्णिमा को होता है। कब होता है, पूर्णिमा को होता है। एक साल में अधिकतम 7 हो सकता है। और कह दिया जाए कि इसमें किसके बीच में कौन आता है, तो सूर्य और किसके बीच, चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अर्थात ये सूर्य, ये हमारा कह दिया जाए चंद्रमा, और ये हमारी क्या आ जाएगी, पृथ्वी। तो पृथ्वी, क्योंकि प्रकाश इधर से जा रहा है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर। तो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ेगी साथियों, चंद्रमा पर पड़ेगी। तो चंद्र ग्रहण हमारा पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, और पृथ्वी की छाया कह दिया जाए साथियों कहाँ पर, तो चंद्रमा पर पड़ेगी साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की 2 गतियां हैं साथियों, उस पर हम बात करेंगे।
दो गतियों में कह दिया जाए साथियों, पहली गति कह दिया जाए घूर्णन या परिभ्रमण, घूर्णन या परिभ्रमण। इस गति का मतलब होता है अपनी धुरी पर घूमना। इस गति का मतलब क्या होता है साथियों? अपनी धुरी पर घूमना, घूमना। और इसी के कारण कह दिया जाए दिन और रात होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है यूपी टेट में कि दिन और रात होने का कारण क्या है, तो घूर्णन या परिभ्रमण। अगली गति कह दिया जाए साथियों परिक्रमण। अगली गति कौन सी है? परिक्रमण। इसका मतलब क्या है? सूर्य की परिक्रमा करना, सूर्य की परिक्रमा करना साथियों। और इसके कारण कह दिया जाए ऋतु परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है साथियों। और इस तरह से पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक अपनी धुरी पर घूमती है और दूसरा सूर्य की परिक्रमा करती है साथियों। और पृथ्वी पश्चिम से साथियों पूरब की दिशा में गति करती है। इसके लिए हमें सूर्य पूरब में निकलता दिखाई देता है ना। आइए साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं देशांतर और अक्षांश रेखाओं से, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों देशांतर पर। कहा जाए देशांतर में जो हमारा क्वेश्चन बनता है साथियों, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। और हमें कौन सी रेखा पढ़ना है साथियों? देशांतर रेखा। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ग्लोब पर जो रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे साथियों। और इसमें हमें ज़्यादा नहीं 4 रेखा ध्यान रखनी है। अगर हमसे कह दिया जाए कुल रेखा कितनी होती है साथियों? 360। दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है साथियों? 111.32 किलोमीटर। और इसे हम किस नाम से, दो देशांतर के बीच की दूरी को हम जानते हैं गोरे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं साथियों। और कहा जाए पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और इसलिए जब हम 360 में 4 से गुणा करेंगे तो 1440 मिनट आएगा, और 60 से भाग करोगे तो 24 घंटे आ जाएगा, जो लगभग पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने का मतलब है देशांतर रेखा को पार करना साथियों। इसके बाद कुछ रेखाएं हमें ध्यान देना है कि भाई कौन कौन सी रेखा हमें पढ़नी है इसमें से। तो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव। इसकी खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी, और इसकी खोज कहा जाए जो है एमंडसेन ने की थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक रेखा, यहाँ पर एक रेखा और यहाँ पर एक रेखा साथियों। बस इन्हीं 4 रेखाओं पर हमारा देशांतर का काम खत्म हो जाएगा। इस रेखा को हम कहते हैं
जीरो देशांतर, इस रेखा को कहते हैं 82.5 अंश देशांतर, और इस रेखा को कहेंगे 180 अंश पूर्वी देशांतर, और इस रेखा को कहेंगे 180 अंश साथियों पश्चिमी देशांतर। बात खत्म। जीरो देशांतर रेखा का मतलब क्या है? जीरो देशांतर बराबर, इसे ही हम कहते हैं जीएमटी रेखा, जीएमटी या ग्रीनविच रेखा साथियों। ये लंदन से गुजरती है, जहाँ से विश्व का मानक समय लिया गया है, और 180 अंश चाहे पूर्वी कह ले और चाहे पश्चिमी कह ले, देशांतर को हम क्या कहते हैं साथियों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। क्योंकि कोई जहाज अगर इधर पार कर गया 180 अंश पूर्वी तो एक दिन प्लस हो जाएगा, और अगर इधर 180 पार कर गया तो एक दिन माइनस। इस जीरो देशांतर से साथियों इधर 180 पूर्वी जाने में प्लस का सिस्टम फॉलो होगा और इधर आने में माइनस का सिस्टम। तो 12 घंटा, 24 घंटे में 12 घंटा इधर और 12 घंटा इधर फॉलो होता है। और इस तरह से भारत कितने पर है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, और एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है साथियों। तो 82.5 से अगर हम गुणा करेंगे तो 330 मिनट आएगा, और 330 मिनट को जब हम घंटे में डाइवर्ट करेंगे साथियों तो 5.5 घंटे आएगा, और हम हैं कहाँ? पूरब की तरफ है। इसके लिए हमारा जो टाइम जोन है जीएमटी से कितना प्लस है? 5.5 घंटे प्लस है साथियों। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि ये 82.5 अंश हमारा जो पूर्वी देशांतर है, जहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है, भारत के किस स्थान से गुजरता है, कितने राज्यों से होके गुजरता है साथियों। तो कुछ इस पर हम बात करेंगे। कहा जाए ये हमारा इलाहाबाद के करीब से नैनी नामक स्थान, इलाहाबाद के या प्रयाग के नैनी से गुजरता है क्या? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो भारत का क्या है? मानक समय है साथियों। और कह दिया जाए, ठीक कभी कभी ये ऑप्शन ना दे के मिर्ज़ापुर दे देता है साथियों, तो आपको चिंतित नहीं होना है। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत के कितने राज्यों से हमारा ये रेखा गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, कहा जाए यूपी साथियों 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, और कह दिया जाए छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से हमारी मानक समय रेखा कहा जाए गुजरती है साथियों। तो इतना पॉइंट हमारे लिए देशांतर का है साथियों, जो हमें जानना अति ज़रूरी है, जो हमारे टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं अक्षांश रेखा पर साथियों, जहाँ से कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखा पर और देखते हैं वहाँ से हमारे लिए कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों। अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखा पर। ये हमारी पृथ्वी है साथियों। इस पर जो रेखा इस तरह से खींची जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहते हैं साथियों। और मैंने 5 लाइन इस पर मारी है। हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर साथियों जो रेखा पूरब से पश्चिम की दिशा पर खींची जाती है क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है साथियों।
अब हम बात करेंगे कुल कितना होता है साथियों। तो हम बात कर लें अक्षांश कुल हमारा कितना होगा, 180 होता है। और देशांतर हमारा कुल कितना था साथियों, 360 था। इसका मतलब है कि बीच वाली रेखा जो हमारी होगी ये 0 अक्षांश, बीच वाली रेखा क्या होगी, 0 अक्षांश साथियों। इसके इस तरफ टोटल 90 और इसके इस तरफ टोटल 90, तो 9 9 18 180 हो जाएगा। और 2 अक्षांश के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं साथियों, जोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जोन के नाम से जानते हैं साथियों। अब आइए देखते हैं ये जो 5 रेखा हमने खींची है साथियों, इसे हम किस किस नाम से जानते हैं और यहाँ से वो कौन कौन से क्वेश्चन है साथियों जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 0 देशांतर हमारा ये हो गया। और ये रेखा आप ध्यान रखेंगे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, अक्षांश ये रेखा 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश और ये भाई 90 अंश उत्तरी अक्षांश। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी, ये हमारा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश और कह दिया जाए ये रेखा हमारा 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश और ये रेखा हमारी 90 अंश दक्षिणी अक्षांश साथियों। अब हमें समझना है कि हम किसे क्या कहेंगे, क्योंकि अक्षांश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए 0 अक्षांश को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा। किसे क्या कहेंगे साथियों, भूमध्य रेखा। इसे ही 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे बेसिन है, कांगो या जायरे बेसिन है। भूमध्य रेखा कह लें साथियों या इसे हम विषुवत रेखा कह लें, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। इसके बाद कह दिया जाए साथियों 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश साथियों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे 2 बार काटने वाली नदी हमारी माही नदी है। इसके बाद हम बात कर ले साथियों 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 66.5 अंश साथियों उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आर्कटिक रेखा कहते हैं। और कह दिया जाए 90 अंश उत्तरी अक्षांश को साथियों, 90 अंश उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और इसके बाद यही प्रक्रिया हमें रिपीट करनी है कहाँ, दक्षिण की तरफ साथियों। तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को साथियों हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और इसे 2 बार काटने वाली नदी कह दिया जाए लिम्पोपो नदी है साथियों। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की बात कर ले साथियों तो अंटार्कटिक रेखा, कौन सी, अंटार्क कहा जाए, अंटार्कटिक रेखा इसे कहेंगे। और 90 अंश साथियों दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहेंगे, इसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं साथियों। ये हमारा कुछ रेखाओं का डिवाइडेशन हो गया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें इन 3 रेखाओं को रखना है, 23.5 अंश उत्तरी, 0 अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी साथियों। अब यहाँ से भूमध्य रेखा को 2 बार तो कांगोया कहा जाए, जायरे बेसिन नदी कहा जाए, कर्क रेखा को 2 बार तो भारत की माही नदी, और कहा जाए मकर रेखा को 2 बार साथियों लिम्पोपो नदी।
इसके बाद हमें विषुव से कुछ क्वेश्चंस लेना है और फिर देखेंगे प्रदेश डिवाइड कर देते हैं, कहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता है, कहाँ पर कम जैव विविधता है साथियों, उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होगी, तो साथियों जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ भीषण गर्मी होगी, वहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा क्या है, जैव विविधता है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कह दिया जाए सबसे कम जैव विविधता है। और भारत में पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है, तो कहा जाए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं विषुव पर साथियों, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले हम यहाँ से एक क्वेश्चन साथियों और निकाल दें कि किस अक्षांश के बीच का प्रदेश क्या कहलाएगा। आपको पता है कि एक हमारा होता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, एक होता है उष्ण कटिबंधी, एक होता है शीत कटिबंधी, शीत कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध। ये बंध के प्रकार है साथियों। अब अगर हमसे उष्ण कटिबंध की बात करेगा तो हम कह सकते हैं कर्क और मकर के बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया हमारा कहलाएगा उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा होगी और हमेशा सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती हैं साथियों, भूमध्य रेखा पर। अब बात कर लें शीत कटिबंध साथियों, तो ये हमारा 66.5 उत्तरी से कहा जाए 90 उत्तरी और 66.5 दक्षिणी से 90 दक्षिणी वाला जो एरिया होगा, अर्थात ये प्रदेश हमारा क्या कहलाएगा। हमें शीत कटिबंध देखना है तो शीत कटिबंध होगा, ये प्रदेश हमारा क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध, और ये वाला प्रदेश भी क्या कहलाएगा साथियों, शीत कटिबंध। अब अगर हमें बात करना है शीतोष्ण का, तो 23.5 से हमारा 66.5 उत्तरी और दक्षिणी दोनों, ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, तो यही एरिया हमारा शीतोष्ण, अर्थात यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होगी और ना ज़्यादा ठंडी होगी, दोनों का कुछ समय के लिए गर्मी, कुछ समय के लिए ठंडी, कुछ समय के लिए बरसात। और इस एरिए में अधिकतम ठंडी, अर्थात कह सकते हो कि ज़्यादा समय तक यहाँ बर्फ़ रहेगी, और इस एरिए में कह दिया जाए तो भीषण गर्मी होती है साथियों। ये हमारा वनों का डिवाइडेशन हो जाएगा। और भारत में कह दिया जाए तो अधिकांश जो वन हैं भारत के, अधिकांश जो वन है हमारे, वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। कहा जाए मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं साथियों, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और कह दिया जाए जिन्हें हम क्या कहते हैं, सुनामी योद्धा के नाम से जानते हैं साथियों। इसके बाद हम बात कर लें शंकुधारी वन, शंकुधारी वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं साथियों, तो शंकुधारी वन कह दिया जाए हमारे यहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं साथियों। भारत में सबसे ज़्यादा वन अगर हमसे पूछ ले तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है साथियों। इसके बाद हम बात कर लें सबसे कम वन कहा जाए हमारा कहाँ पाया जाता है, तो कहा जाए हरियाणा में सबसे कम लड़की और लकड़ी दोनों हरियाणा में जाएगा साथियों।
उत्तर प्रदेश में कह दिया जाए सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाएगा, तो सोनभद्र में पाया जाएगा। सबसे कम वन कहाँ पाया जाएगा साथियों, तो कहा जाए संत रविदास नगर भदोही में। और वन रिपोर्ट कहाँ से पब्लिश होती है साथियों, देहरादून से आती है। हमारे पास जो आंकड़े अभी अवेलेबल हैं वो 2018 के आंकड़े हैं, 2019 में पब्लिश हुए थे। और मैदानी क्षेत्रों में 1/3 वन होने चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में साथियों 2/3 वन होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं विषुव से, क्योंकि अक्षांश से ही डिपेंड करेगा क्या, विषुव साथियों। इसी से हम बात कर रहे हैं विषुव की। विषुव की हम बात करते हैं साथियों। विषुव हमारा 2 होता है, कह दिया जाए एक हमारा शीत विषुव और एक हमारा ग्रीष्म विषुव साथियों। कहा जाए एक हमारा ग्रीष्म विषुव होता है जिसे हम कहा जाए शरद विषुव के नाम से जानते हैं। एक हमारा क्या होता है, शरद विषुव होता है। और एक कह दिया जाए वसंत विषुव। इन दोनों पर हमें बात करनी है, शरद विषुव और वसंत विषुव पर बात करनी है। तो शरद विषुव हमारा 23 सितंबर को और वसंत विषुव हमारा कह दिया जाए 21 मार्च को साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है शीत अयनांत, शीत अयनांत, और एक होता है साथियों ग्रीष्म अयनांत, एक होता है ग्रीष्म अयनांत। शीत अयनांत की अगर हमसे बात करेगा साथियों तो 22 दिसंबर, कहाँ 22 दिसंबर। और ग्रीष्म अयनांत की बात करेगा हमसे साथियों 21 जून, कहाँ होगा 21 जून होगा। अब हम यहाँ से बात करेंगे, अगर हम ग्रीष्म अयनांत की बात करेंगे तो यहाँ सूर्य किस रेखा पर होगा साथियों, कर्क रेखा पर होगा। और जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, छोटी रात होगी और बड़ा क्या होगा, दिन होगा। ये कहानी उत्तरी ध्रुव की होगी। कब, 21 जून को ग्रीष्म अयनांत में। और भारत कहाँ स्थित है, तो हमारा कह दिया जाए हम उत्तरी ध्रुव में ही स्थित हैं और कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से गुजरती है साथियों। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। अगर यही प्रक्रिया हम कह दें उल्टा दक्षिणी ध्रुव पर कह देंगे तो सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात यहाँ पर होगी। बात करें शीत अयनांत की साथियों तो सूर्य कहाँ होगा, सूर्य मकर रेखा पर होगा साथियों। और हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन और कह दिया जाए सबसे बड़ी रात होगी। कब, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। दक्षिणी गोलार्ध में कह दिया जाए सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी साथियों। और शरद विषुव और वसंत विषुव का मतलब क्या होगा कि दिन और रात क्या होंगे, दिन और रात क्या होंगे साथियों, बराबर होंगे। ऐसे कंडीशन पर 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होते हैं, दिन और रात साथियों दोनों गोलार्धों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं साथियों। तो इस तरह से मैंने आपके सामने भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट साथियों जो हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं उसको मैंने रखने की कोशिश की साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूपी टेट वाले भाइयों के पास पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो, ये टॉपिक हमारा कहा जाए यूपी टेट का, पीएनपी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर हालत में पूछे ही जाते हैं साथियों। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और एक अच्छा सा कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले और मैं आपके सम्मुख इसी तरह से नए नए टॉपिक, रोचक टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे साथियों, उसको मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।